मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़, आप सबका अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको ज्वाइंट लायबिलिटी के विषय में, मतलब कि संयुक्त दायित्व के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य पर सामान्यतया आधारित होती है। मतलब कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के आधार पर ज्वाइंट लायबिलिटी का सामान्य तौर पर निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः हमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जबकि इस बात की समस्या हो जाती है कि उस कार्य के लिए, उस आपराधिक कार्य के लिए ऐसे व्यक्तियों को कैसे उत्तरदायी ठहराया जाए। इसी उद्देश्य से जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो उनमें किसके कार्य द्वारा वह मृत्यु कारित की गई या वह आपराधिक कार्य संपन्न हुआ, इस बात का निर्णय कर पाना बहुत कठिन होता था। इसीलिए इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए ही संयुक्त दायित्व यानी ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत आया। मतलब कि अब कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। एक आपराधिक कार्य के लिए व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह जो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है, यह सामान्य तौर पर दो मेन जो कारण है, इन दो जो मेन आधार है, इन्हीं आधारों पर व्यक्ति को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। पहला आधार है कॉमन इंटेंशन, दूसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट। पहले आधार को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में बताया गया है कि कब कोई कार्य जबकि वह सामान्य आशय के आधार पर किया जाता है और उसकी दशा में उन व्यक्तियों को जिन्होंने की आपराधिक कार्य किया है, ऐसे सामान्य आशय के अग्रसरण में ऐसे कई व्यक्ति, तो उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त रूप से। दूसरा जो आधार है वह है कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, जिसको कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत बताया गया है। और यदि उन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जो कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, वह ऐसा कोई अपराध जो कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में करता है, तो उन्हें संयुक्त, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को संयुक्त रूप से सामान्य उद्देश्य के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर हम नजर डालते हैं। मैंने जो मेन आधार था ज्वाइंट लायबिलिटी का, वो यही था कि एक व्यक्ति अपने आपराधिक कार्य के लिए तो आसानी से उत्तरदायी उस व्यक्ति को ठहराया जा सकता है यदि वह आपराधिक कार्य करता है, लेकिन जब समस्या उस समय आती है जबकि उस आपराधिक कार्य को कई व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो ऐसी दशा में ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत के द्वारा ऐसे लोगों के दायित्व का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन उस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। ऐसे दायित्व को ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे उत्तरदायित्व को जिनको की निर्धारित किया जाता है, उन्हें ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने दो
बातें बताई, एक तो कॉमन इंटेंशन, दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम कॉमन इंटेंशन को समझते हैं, सामान्य आशय को, जिसको कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में बताया गया है। धारा 34 में यह बताया गया है उन परिस्थितियों के विषय में जिनमें कि दायित्व सामान्य आशय पर आधारित होता है। धारा 34 में क्या बताया गया है? ज्वाइंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन द कॉमन इंटेंशन। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। तो धारा 34 में बताया गया है कि जबकि कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, तब ऐसे हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो कोई उस कार्य को उसने अकेले ही किया है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। तो सभी लोग यदि कॉमन इंटेंशन के आधार पर कोई उनका आशय कैसा हो, सामान्य हो, और वह कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा हो और वह आपराधिक कार्य सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जा रहा है, तो उसके लिए सभी व्यक्तियों को जो कि ऐसे अपराध में संलिप्त हैं, कई मतलब 2 व्यक्ति होने जरूरी हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा कि वे सामान्य आशय के आधार पर उनको क्या करेगा, संयुक्त उत्तरदायित्व, ज्वाइंट लायबिलिटी के अंतर्गत वे सभी लोग उत्तरदायी ठहराए जाएंगे, उसी तरह जैसे कि उस कार्य को अकेले उसी व्यक्ति ने किया है। आइए कॉमन इंटेंशन पर आधारित संयुक्त दायित्व के आवश्यक तत्व या शर्तों को हम देख लेते हैं। मतलब कब सामान्य आशय पर दायित्व आधारित किया जाएगा, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए। पहला ये कि कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो, मतलब कि तभी सामान्य आशय पर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा, संयुक्त दायित्व का, जबकि वह आपराधिक कृत्य मतलब कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो। कृत्य के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत कार्य और लोप दोनों आते हैं। यहां सीरीज ऑफ एक्ट, कार्यों की श्रृंखला भी आती है। दूसरा तत्व क्या है? वह है ऐसा कृत्य जो किया गया है, ऐसा आपराधिक कृत्य जो किया गया हो वह कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। कई शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि उस आपराधिक कृत्य को करने में एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो। तीसरा जो तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया। यह मौलिक रूप से जब भारतीय दंड संहिता बनी थी तब उसमें यह चीज शामिल नहीं थी, इसे अमेंडमेंट के द्वारा 1870 में जोड़ा गया। इस धारा के अंतर्गत सबके सामान्य आशय के अग्रसरण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस अपराध में सम्मिलित हो रहे हैं, उस आपराधिक कृत्य को करने में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान्य आशय के, अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में वो कार्य करें। ये कैसे निर्धारित होगा? यह निर्धारित होगा पूर्व नियोजित योजना के द्वारा। प्री अरेंज प्लान करें, पहले से वो क्या करें, उस अपराध को करने की योजना बनाए, और उनका क्या हो, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, उस अपराध को किए जाने से पहले उनके सबके आशय जो हों, उनके मन की जो बातें हो, वह एक दूसरे से क्या हो, मिल रही हों।
प्री अरेंज प्लान मस्तिष्कों का पूर्व मिलन और अपराध में सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी भी बहुत जरूरी है, मतलब कि उस आपराधिक कृत्य को किए जाने में जो कि कर रहे हैं सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में, उनमें सबकी सक्रिय सहभागिता हो, भागीदारी हो। वह चाहे जिस रूप में, मान लो कोई अपराध करने जा रहे हैं, कोई दरवाजे पे खड़ा रहता है, कोई चौराहे पर खड़ा रहता है, कुछ लोग अंदर जाते हैं जहां आपराधिक कृत्य किया जाना है, तो ऐसे प्रत्येक कार्य जो होंगे उस अपराध के अनुसरण में, अग्रसरण में किया जा रहा है, ऐसे कार्य यह कहा जाएगा। और यदि ये तीनों तत्व किसी भी आपराधिक कृत्य में मौजूद हैं, तो ये माना जाएगा कि वह जो आपराधिक कृत्य किया गया है वह सामान्य आशय पर आधारित है, और वे सभी लोग उसी रूप में उत्तरदायी ठहराए जाएंगे उस कार्य के लिए, मानो कि उसने, उन सब ने अकेले ही उस कार्य को संपन्न किया है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो होंगे वह अब उत्तरदायी ठहराए जाएंगे उस अपराध के लिए जो कि उस अपराध को किए जाने में सक्रिय सहभागिता निभाई है, जिन्होंने पूर्व नियोजित योजना बनाई है, जिनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं। एक लीडिंग केस है महबूब शाह बनाम एम्परर, और एक वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का केस है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का केस 52 IA 40। इस केस में हुआ यह था कि इस केस को शंकरी टोला केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में हुआ था कि एक डाकघर का सब स्टेशन मास्टर था जो डाकघर के अंदर एक कमरे में रुपए गिन रहा था, पैसे गिन रहा था। कुछ व्यक्ति उस आंगन में प्रवेश करते हैं, उस घर के, उस डाकघर के, और उस कमरे के जहां पर कि वह रुपए गिन रहा था, उस कमरे के सामने प्रवेश करते हैं और उस व्यक्ति से जो कि पैसे गिन रहा था उससे क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। जब वो पैसे देने से इनकार करता है तो उसके ऊपर गोली चला देते हैं। गोली लग जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, और जब गोली चलती है तो सभी कर्मचारियों ने उस पोस्ट ऑफिस के शोर मचाया और बिना पैसे लिए सभी जो अपराधी थे वे भाग गए, सभी भाग गए बिना पैसा लिए। एक व्यक्ति जो कि दरवाजे पर खड़ा था जिसके हाथ में पिस्तौल थी, वो थे वीरेंद्र कुमार घोष। उनको कर्मचारियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जब इनको पकड़ा गया, इन्होंने कहा कि मैंने उनको नहीं मारा है, मैं तो केवल दरवाजे के बाहर खड़ा था और मुझे यहां मेरी इच्छा के विपरीत लाया गया था। प्रिवी काउंसिल ने इनके इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सामान्य आशय के अपराध में वे व्यक्ति भी उत्तरदायी ठहराए जाते हैं जिन्होंने किसी रूप में उस अपराध को किए जाने में अपनी सहभागिता निभाई है, भूमिका निभाई है। वे व्यक्ति उसी प्रकार से माना जाएगा कि वे कार्य कर रहे थे जैसे कि मुख्य अपराध को करने वाला मुख्य अपराधी कर रहा था। वे व्यक्ति भी सामान्य आशय के अंतर्गत उत्तरदायी होते हैं जो उस अपराध को किए जाने में मदद करते हैं, जैसे कि निगरानी करना, देखभाल करना। इस तरह का यदि कोई कार्य किया जाएगा तो उन्हें उसी प्रकार से वो सामान्य आशय के अंतर्गत आ जाएंगे। उनको न्याय प्रिवी काउंसिल ने उस अपराध को किए जाने के लिए उत्तरदायी ठहराया संयुक्त दायित्व के आधार पर। अपीलकर्ता के तर्क को प्रिवी काउंसिल ने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अपराध में वे भी भागीदार होते हैं जो मात्र निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको भी उसी प्रकार से उत्तरदायी ठहराया जाएगा मानो कि उस कार्य को उसने क्या किया है, अकेले ही किया है। क्यों? इस केस में आपराधिक कृत्य भी हुआ था, कई व्यक्तियों की भागीदारी थी और उस पोस्ट ऑफिस को लूटने के पहले इन लोगों ने प्री अरेंज प्लान और उनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होगा, इनको उत्तरदायी ठहराया गया। दूसरा केस है महबूब शाह बनाम एम्परर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, लीडिंग केस है। इस पर सवाल पूछे जाते हैं लीडिंग केस के रूप में भी और
प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये दोनों केस बहुत महत्वपूर्ण है। तो महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में के फैक्ट क्या है? इस केस में हुआ ये कि अल्लाह दाद और हमीदुल्ला नाव के सहारे नरकट काटने के लिए सिंधु नदी के किनारे जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद शाह नदी के उस किनारे स्नान कर रहा था। जब ये नरकुल काटने लगे उसके हिस्से से, तो उसने नरकुल काटने से मना कर दिया। इन्होंने हमीदुल्ला और अल्लाह दाद ने नरकुल काट के गट्ठर बना के नाव पर रखकर वापस जाने लगे। जब वो वापस जा रहे थे तो मोहम्मद शाह का भतीजा गुलाम कासिम शाह भी आ गया। उसने नाव को पकड़ लिया, नरकुल ले जाने से मना किया। इस पर क्या हुआ कि अल्लाह दाद ने नाव की पतवार से उसके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। जब उसको चोट लगी तो मदद के लिए चिल्लाया। कौन? मोहम्मद शाह का भतीजा गुलाम कासिम शाह। और जब वो चिल्लाया तो वली शाह और महमूद शाह, जो कि उन्हीं के परिवार के थे, वो लोग दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में क्या थी? बंदूक थी। वली शाह ने अल्लाह दाद पर गोली चलाई और महबूब शाह ने हमीदुल्लाह पर गोली चलाई। अल्लाह दाद की मृत्यु हो गई गोली लगने से और हमीदुल्लाह को चोट कारित हुई। जब ये मामला विचारण न्यायालय में गया तो विचारण न्यायालय ने क्या कहा क्या किया? वली शाह तो फरार हो गया, उसे नहीं पकड़ा जा सका। गुलाम कासिम अली और महमूद शाह को पकड़ लिया गया। गुलाम कासिम शाह और महबूब शाह को पकड़ लिया गया और इन्होंने क्या किया? सत्र न्यायालय सेशन को विचारण न्यायालय ने क्या किया कि विचारण न्यायालय ने इनको हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया। फिर एक केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के बाद प्रिवी काउंसिल में गया। प्रिवी काउंसिल ने विचारण न्यायालय के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। उनके निर्णय को क्या कर दिया? पलट दिया और कहा कि हम सामान्य आशय और समरूप आशय दो अलग चीजें होती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही सामान्य आशय और समान आशय, सामान्य आशय और समान आशय, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच क्या है? बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यह अंतर जो है बहुत ही वास्तविक है और सारवान है। इसको मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस आधार पर महबूब शाह को वरी कर दिया। कहा कि इसमें उनका कॉमन इंटेंशन नहीं था, कोई प्री अरेंज प्लान उनकी नहीं थी, ना तो उनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ था। जैसे ही गुलाम कासिम शाह ने चिल्लाया, वैसे ही वली शाह और महबूब शाह क्या हुआ? दौड़ते हुए आए। उनको कहीं यह सोचने का अवसर नहीं मिला कि इस अपराध को हम कैसे करेंगे, कहां करेंगे। मतलब वहां उनका कॉमन इंटेंशन नहीं था, उनका सामान्य आशय नहीं था, बल्कि उनका आशय समान था। इसलिए महबूब शाह को प्रिवी काउंसिल ने आरोप मुक्त कर दिया। उनको संयुक्त दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। तो इस केस में महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में सामान्य आशय एवं समान आशय या समरूप आशय के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। तो सामान्य आशय में मैंने अभी तक जो बातें बताई, यदि उस आधार पर कोई भी आपराधिक कृत्य किया जाएगा, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और सबके सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाएगा, तो ऐसे आपराधिक कार्य के लिए उन सभी व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा संयुक्त रूप से, जिन्होंने कि अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई आपराधिक कृत्य किया था। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा जो लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन द कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 149 149 में बताया गया है
सामान्य उद्देश्य पर आधारित संयुक्त दायित्व को। जॉइंट लायबिलिटी कॉमन ऑब्जेक्ट पर कब कैसे आधारित होती है, इसको बताया गया है धारा 149 में। धारा 149 में क्या बताया गया है, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो सबसे पहले यहां क्या शब्द प्रयोग किया गया है, विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव को हमको जानना होगा, किस जमाव को विधि विरुद्ध कहा जाता है। इसकी परिभाषा दी गई है धारा 141 में, आईपीसी की धारा 141 में दी गई है कि विधि विरुद्ध जमाव किसे कहा जाता है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या 5 होनी चाहिए। तो उसे हम कहें ऐसा जमाव जहां कम से कम 5 व्यक्ति इकट्ठा हो या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा हो, तो ऐसे जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। इसको धारा 141 भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित किया गया है। तो ऐसे जमाव का जो विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट को क्या करने में अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाए या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य यह जानते थे कि यह संभाव्य है, उस उद्देश्य को अग्रसर करने में यह संभाव्य जानते थे कि जमाव जिसका किया जाना संभाव्य अपराध, तो वह क्या होगा, संयुक्त कॉमन उद्देश्य कहा जाएगा। मतलब कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, मतलब कि ये जानते थे कि इस अपराध के होने की संभावना है, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय जमाव का सदस्य था वह संयुक्त रूप से ज्वाइंट लायबिलिटी इसके अंतर्गत होगा। तो संयुक्त रूप से वो लोग क्या होंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट के आधार पर उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही यहाँ काफी है। आइए, एक बहुत बड़ी चीज पूछा जाता है हर परीक्षा में कि सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य के से आप क्या समझते हैं, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच क्या अंतर है, इसको पूछा जाता है। तो हम लोग अंतर समझ लेते हैं। सामान्य, पहला अंतर यही है कि सामान्य आशय को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में परिभाषित किया गया है, बताया गया है, और सामान्य उद्देश्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। दूसरा अंतर यह है कि सामान्य आशय के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या जिन्होंने की अपराध में सहभागिता की है वह 2 होनी चाहिए, और सामान्य उद्देश्य में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। धारा 34 के अंतर्गत अगला अंतर, उद्देश्य जो संयुक्त दायित्व जो निर्धारित किया जाता है वह सामान्य आशय पर आधारित होता है। धारा 149 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व जो निर्धारित किया जाता है वह सामान्य उद्देश्य पर आधारित होता है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य एक अंतर है। धारा 34 के अंतर्गत मतलब सामान्य आशय के अंतर्गत किसी अपराध में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है, और सामान्य उद्देश्य में मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है। मतलब
कि यदि वह व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और कोई अपराध उस जमाव के किसी सदस्य ने किया तो वह संयुक्त दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, मतलब वह उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सामान्य आशय का जो ये अपराध है वह सामान्य प्रकृति का है और सामान्य उद्देश्य का जो अपराध है वह विशिष्ट प्रकृति का है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख अंतर थे सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच। आज मैंने आप सबको इस तरह से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर, ज्वाइंट लायबिलिटी को, जो कि मुख्य तौर पर सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य पर आधारित होती है, इसको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है तथा इनके बीच के अंतर को भी मैंने बताने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।